दोस्तों नमस्कार। धमतरिया के गोट लगातार नई नई शख्सियतों से बात करता है और बहुत ही दिग्गज वरिष्ठ नेताओं से भी आपको रूबरू करवाता है, जहाँ पे हम एक ऐसा सेगमेंट भी चलाते हैं, एक ऐसा खास पल भी होता है जहाँ पर हम सभी पार्टी और वरिष्ठ पार्टियों के नेताओं से बात करते हैं और उनका विज़न जानते हैं। आज ऐसे ही खास मुलाकात में हमारे साथ बहुत ही खास शख्सियत मौजूद है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ सर हमारे चैनल पे। और आपको एक नई जिम्मेदारी भी मिली, उसके लिए पहले बहुत बहुत बधाइयाँ। जनता को आपका परिचय के, हालांकि आप मोहताज नहीं हैं, लेकिन हम आपके परिचय के रूप में आपके राजनीतिक सफ़र से शुरुआत करेंगे। राजनीतिक सफ़र आपका कैसे शुरू हुआ, कैसे आप इतनी बड़ी और देश की सबसे बड़ी पार्टी से जुड़े, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ। धमतरिया गोट टीवी कार्यक्रम में आज मुझे आमंत्रित किया है और मैंने हमारे मित्र आप लोगों के साथ बैठा हूँ। इनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाइयाँ, जो कि एक धमतरी शहर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध धमतरिया टीवी है, जो धमतरी के आसपास से लेकर पूरा प्रदेश में अच्छा मजबूती के साथ आप लोगों ने अच्छा बात दिखाते हैं, चाहे सरकार का हो, चाहे पक्ष का हो विपक्ष। इनके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुरुआत करते हैं आपके राजनीतिक जीवन से। हालांकि आपने एक बहुत लंबा समय कांग्रेस को दिया है, एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में रहे। शुरुआत कहाँ से हुई, राजनीति की तरफ आना कहाँ से हुआ और कैसे विभिन्न विभिन्न पदों पे आपने जिम्मेदारियां संभाली, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा जन्म एक गांव में हुआ, एक छोटा सा गांव, ग्राम पंचायत सिलौटी। सबसे पहले मैं वहाँ 1995 में से लेकर 1995 से लेकर 2000 तक वहाँ सरपंच रहा जी। सरपंच रहते हुए मैंने लोगों की अच्छा सेवा की, मेहनत की और गांव में परवरिश किया। उस गांव में जहाँ स्कूल नहीं था, रोड नहीं था, मिडिल स्कूल नहीं था, वहाँ मिडिल स्कूल खुलवाए। हाई स्कूल नहीं था, वहाँ हाई स्कूल खुलवाए और आसपास के जितने भी रोड उनको बनवाएं, आने जाने की सुविधा दिलाएं। वहाँ पे पहले एमपी था तो बिजली की बहुत असुविधा होती थी, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने जुंगदही में एक सब स्टेशन बनवाया उस क्षेत्र के लिए। तो वहाँ से हम लोग शुरुआत किए। 2000 में 1995 से 2000 तक सरपंच रहा, मुझे पार्टी ने टिकट दिया था। उसके बाद मैं 2000 से 2005 तक मंडी का डायरेक्टर रहा। उस समय कुरुद मंडी हमारे क्षेत्र में आता था, कुरुद मंडी का। उसके बाद 2005 से लगातार प्रयास करता रहा कि मुझे भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा मुझे 2008 से 13 में कुरुद विधानसभा में पहला टिकट मुझे प्राप्त हुआ। क्योंकि पहले हम लोग धमतरी विधानसभा में आते थे जी। और परिसीमन होने के बाद पहले ही हमारा कुरुद विधानसभा में हमारा नाम जुड़ा और वहाँ से हमने टिकट की मांग की। और पहले ही बार 2008 से 13 में यहाँ के बहुत ही कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री जो अजय चंद्राकर एक विख्यात व्यक्ति हैं, उनको हरा के हमने विधानसभा में पहुँचा है। यहाँ के जनता के सहयोग से हम लोगों ने बहुत सारा मुद्दा चाहे विधानसभा में उठाए, किसानों की मुद्दा, बिजली की मुद्दा और अन्य मुद्दा। आप सब सुने होंगे कि एक समय जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने धान की घोषणा की, हम 300 रुपये धान की बोनस देंगे, और एक बार दिए बंद कर दिए। तो हमने इस मुद्दा को बहुत ही गंभीरता से विधानसभा में उठाया था और डॉक्टर रमन सिंह जी को बोल के आए थे कि आप जब तक हमारे किसानों का 300 रुपया बोनस नहीं देंगे तब तक हम चैन से बैठने वाला नहीं है, न हमारे क्षेत्र में आपको कार्यक्रम होने नहीं देंगे, घुसने भी नहीं देंगे। जैसे ही नहीं उन्होंने कार्यक्रम तय किया, हमने एक प्रोग्राम बनाया किसानों के साथ और 300 की बोनस के लिए 300 गाड़ी बैला में लेकर हम लोगों ने खट्टी गांव में पहले आगमन हुआ एनीकेट के उद्घाटन में। वहां जबरदस्त प्रदर्शन किए और उस प्रदर्शन को लेकर पूरा प्रदेश हिल गया, मंत्रिमंडल हिल गया और हर जगह डॉक्टर रमन सिंह के सरकार की हर जगह प्रदेश में घेराव हुआ। तो उन्होंने मजबूरीवश
कैबिनेट में पास करके उस समय 300 रुपया बोनस दिए और हम अपना हक का अधिकार की लड़ाई लड़े और किसानों को उसमें बोनस देने मिला और किसानों को उसमें बहुत अच्छा फायदा हुआ। राजनीतिक चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप खुद भी एक किसान नेता हैं और आज देख सकते हैं किसानों को कितनी परेशानी हो रही है। सभी किसान से हम बात करते हैं, एक ही उनकी समस्या निकल के सामने आती है कि टोकन की जो परेशानी आ रही है और धान खरीदी की जो परेशानी आ रही है, इस पर आपके क्या विचार है और भाजपा इसमें असफल होती क्यों दिख रही है? सबसे सबसे कोई 25 साल में धान खरीदी शुरू हुआ था 2003 में। अजीत जोगी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने खरीदी शुरू किया था। उन्होंने सुलभ करने के लिए मंडी से लेकर उन्होंने सोसाइटी को दिया था। सोसाइटी के माध्यम से धान का खरीदी होता था और एक एक दाना धान की खरीदी कांग्रेस की सरकार में अजीत जोगी के सरकार किया जाता था और बढ़िया सा सुचारू रूप से चलता था, कहीं कोई दिक्कत नहीं आता था, जो लगातार चलता रहा। रमन सिंह भी मुख्यमंत्री बने कि उन्हीं के आधार पर उन्होंने खरीदी शुरू किया और लगातार चलता रहा। पिछले कांग्रेस की सरकार ने भी अच्छा, भूपेश बघेल की सरकार ने भी अच्छा खरीदी किया और लगातार ये चलता रहा, धान का उठाव चलता रहा, होता रहा। कई अड़ंगा हमारे प्रधानमंत्री जी भी डाले उस समय। उन्होंने कह दिया अगर आप बोनस देंगे किसानों को तो आपके चावल को सेंट्रल पूल में जगह नहीं देंगे, खरीदेंगे नहीं जी। ऐसा कर कर उन्होंने एक नियम लागू कर दिया। उस नियम को भी पालन करते हुए मैं भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उस नियम को भी पालन करते उन्होंने सेंट्रल पूल में बहुत सारा चावल भेजा और उस समय कहीं कोई सोसाइटी जाम नहीं होता था, लगातार उठाव होता था। जैसे शुरू हुआ 1-2 दिन में धान खरीदी शुरू हो जाता था, मिल में टोकन काटना शुरू हो जाता था, मिलिंग करना शुरू हो जाता था, चावल जमा करना होता, बहुत आसान था। लेकिन जब से शायद सरकार बना है तब से धान खरीदी की स्थिति इतना विकट आ गया है कि बहुत ज़्यादा। ये विकट आने का मेन कारण ये है कि यहाँ के जो सोसाइटी के जो पदाधिकारी हैं, चाहे व्यवस्थापक हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, उन्होंने अपना मांग रखा कि हमारा भी कुछ बोनस बढ़ाया जाए। अन्य पदाधिकारी हैं, अन्य जो लोग हैं जिनका बोनस बढ़ गया, हमारा भी बोनस बढ़ा है। लेकिन इस सरकार ने उनका कोई बात नहीं सुना और उनको यहाँ तक प्रताड़ित किए कि यहाँ के जिला अध्यक्ष नरेंद्र साहू जी को एस्मा लगा के उनको अंदर कर दिए और बर्खास्त कर दिए। कई कंप्यूटर ऑपरेटर को बर्खास्त कर दिए, कई पदाधिकारी को बर्खास्त कर दिए और अपना उन्होंने कमेटी बैठा दिया कि ये धान खरीदी करेंगे। लेकिन वो सक्षम नहीं है। जो जिसको अनुभव है वही धान खरीदी कर सकता है। जो सोसाइटी के माध्यम से 25 साल से खरीदी होता रहा, इनको बहुत सारा अनुभव इस कारण आसानी से होता था। लेकिन आज टोकन में दिक्कत आने के कारण अनुभवहीन व्यक्ति बैठे हुए हैं, इसलिए खरीदी नहीं कर पा रहे हैं, टोकन नहीं कट पा रहा है। ये सरकार की विफलता है। सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा विफलता शायद सरकार की है कि धान खरीदी में है। इसके पहले भी किसानों को सरकार ने खाद उपलब्ध नहीं कराया, दवाई कृषि उपलब्ध नहीं कराया, जो दवाई दिए डुप्लीकेट दवाई बिक्री होता रहा। तो बहुत सारी समस्या ये सरकार में है और ये शायद सरकार किसानों के लिए असफल सरकार है, व्यापारियों के लिए असफल सरकार है, कर्मचारियों के लिए असफल सरकार है। हर दिन आप देखे होंगे कि धरना आंदोलन लगातार चल रहा है, चाहे महिलाओं की देख लीजिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए देख लीजिए, चाहे निगम, चाहे नगर पंचायत, हर स्तर में डेली धरना आंदोलन का काम जब से शायद सरकार बना है तब से लोग देखने में मिल रहा है। और इस सरकार से आम जनता बहुत त्रस्त है, व्यापारी बहुत त्रस्त है, अधिकारी कर्मचारी बहुत त्रस्त है। ये सोच रहे हैं कब समय बीते और इस सरकार को बदलने का मूड में आ गए जनता। अगला सवाल रहेगा, कांग्रेस चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की बात कर ले, प्रदेश स्तर की बात कर ले, एक मुद्दे पे अभी एक स्वर होती हुई दिखाई देती है, वोट चोरी। वोट चोरी का आरोप जो है भाजपा पर लगता है, तो भाजपा की तरफ से भी प्रत्यारोप आते हैं कि वोट चोरी की शुरुआत ही कांग्रेस के काल में हुई थी और ये
पूर्णतः जो है बेतुकी बात है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है क्योंकि कांग्रेस का वर्चस्व खत्म हो चुका है। ये वोट चोरी आखिर में ये मुद्दा है क्या, और क्या सच में जो भाजपा कहती है कि कांग्रेस का वर्चस्व खत्म हो चुका है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? वोट चोरी के मामला को तो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद भी है उन्होंने स्वीकार किया, बृजमोहन अग्रवाल जी, कि रायपुर में इतना लोग जो रहे हैं जी। जिनका नाम बोगस है और वोट डाल रहे हैं, इनको उन्होंने स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी लोग भी स्वीकार किए। क्योंकि हर 10 साल 11 साल में ये होता है कि जो लोग नहीं रहते उनका नाम काटा जाता है, लेकिन 10 साल तक जो नहीं है उनका भी नाम जुड़ा हुआ है, मर गए उनका भी नाम जुड़ा हुआ है। और जैसे ही वोट के दिन आता है वो कहीं से आकर अपना वोट डाल लेते हैं। जैसे शहर में कोई भी देखे, गांव में तो एक बार चलो पहचान जाते हैं, लेकिन आप देखे होंगे शहर में कोई वार्ड के लोग नहीं पहचानते, अपना मतदाता ले सूची लेके आते हैं और वोट डाल के चले जाते हैं। यही वोट चोरी हुआ है। यही वोट चोरी होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के सरकार आज तक बनते आए और ये नहीं चाह रहे थे कि SRI हो और मतदाता सूची में शुद्धता आए, ये नहीं चाह रहे थे। वो तो राहुल गांधी ने इस मुद्दा को उठाया है राष्ट्रीय स्तर में, तब इनको मजबूरी में करना पड़ा। जनगणना के बाद ये लोग नहीं चाहते थे कि जनगणना हो यहाँ, लेकिन राहुल गांधी ने इस मुद्दा को राष्ट्रीय स्तर में उठाया। आखिर मानना पड़ा नरेंद्र मोदी को कि जनगणना करना पड़ेगा और वोट चोर गद्दी छोड़ चल रहे हैं उनको रोकना है। इस रोकने के लिए मैं राहुल गांधी जी को भी और कांग्रेस पार्टी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे कदम उठा के आम जनता को सहूलियत प्रदान कर रहे हैं। एक और मुद्दा है और जिसके लिए जनता भी आक्रोशित होती नजर आती है कि भूतपूर्व कांग्रेस के जो शासन था छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे बिजली बिल हाफ यूनिट योजना चलती थी जिसके तहत छूट दिया जाता था, तो उससे लोगों की जेब पर दबाव कम पड़ता था। लेकिन आज फिर बीच में एक हालांकि फैसला लिया गया कि 200 यूनिट, उसमें भी पूरा यूनिट माफ नहीं किया गया, 200 यूनिट तक छूट देने की बात की गई। इससे काफ़ी प्रभाव पड़ा, जनता आक्रोशित हुई नजर आती है। ये भाजपा आखिर इसके पीछे मंशा क्या रही थी कि हाफ बिजली बिल देने को तैयार नहीं थी और सोलर जो एनर्जी है उसकी तरफ जाने के लिए तैयार हुई थी। हालांकि भाजपा कहती है कि सोलर एनर्जी सबसे अच्छा साधन है, मुफ्त की बिजली मिलेगी, लेकिन इस पर भी लोग आक्रोशित नजर आते हैं। कांग्रेस भी कहती है कि बिजली बिल हाफ योजना करना भाजपा की जो है सबसे बड़ी कमी है। इस पे आपकी क्या राय है? सबसे पहले हमारी कांग्रेस सरकार ने घोषणा पत्र लाया था, उस समय 400 यूनिट तक बिजली बिल छूट प्रदान किया था। उसमें लोग खुश थे, आम जनता खुश थे, गरीब परिवार खुश थे। जब से सरकार बदला है उस नियम को बदल दिया है और उस नियम को बदलने के बाद शायद सरकार ने 200 यूनिट तक छूट, वो भी हर कांग्रेस के शासन, कांग्रेस के पक्ष के द्वारा हल्ला गुल्ला करने के उपरांत इसको 200 यूनिट जोड़ा कि हम 200 यूनिट तक देंगे। भाई जब कांग्रेस सरकार दे सकता तो आप क्यों नहीं दे सकते? तकलीफ क्या है? जबकि बिजली यहाँ पैदा हो रहा है, सबसे ज्यादा कोई देश में बिजली पैदा होता है वो छत्तीसगढ़ में होता है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में बिजली पैदा होने के बाद महंगा क्यों है? ये सरकार की इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए उन्होंने बिजली बिल हाफ 200 यूनिट किए हैं। निश्चित तौर पर मैं निंदा करता हूं कि आम जनता, जो गरीब परिवार के लोग, पढ़े लिखे लोग पढ़ना चाहते हैं बिजली रह के, लेकिन आज वंचित हो रहे हैं। तो ऐसी योजना को बंद करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस सरकार के प्रति मैं घोर निंदा करता हूं कि इस योजना को पुनः 400 यूनिट तक लाया जाए। दूसरे इन्होंने फिर बिल लाया किसानों की रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाने का, 100 से लेकर 400% तक बिजली रजिस्ट्री शुल्क बढ़ाया गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार था, उन्होंने 20% शुल्क भी छूट किया था और 5 साल बिजली रजिस्ट्री, 5 साल में 20% कोई शुल्क नहीं बढ़ाया था। ये अभी शुल्क बढ़ा दिए। बहुत विरोध हुआ, विरोध होने के बाद इनको वापस लेना पड़ा और इस 5 साल में इतने लोग शहर में आए। हर कोई सोचता है कि हम गरीब परिवार के, हमारी भी बच्चा पढ़े,
पढ़ के हम शहर में रहें। कोई मास्टर है वो भी सोचता है कि हमारे बच्चे पढ़ के शहर में अच्छा पढ़े लिखे बने। कोई डॉक्टर भी सोचता है, कोई अधिकारी भी सोचता है, पटवारी भी सोचता है, महिला आंगनबाड़ी वाले भी सोचते हैं कि हम शहर में रहे, घर रहे। ऐसे सोच के कारण ही 5 साल में शहर का बहुत विकास हुआ और रजिस्ट्री में छूट का बहुत फायदा मिला, उनको अच्छा आगे बढ़े। लेकिन इस सरकार ने आने के बाद 5 डिसमिल जमीन खरीदी भी बंद कर दी। तो ये बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सरकार ये योजना बना रही है कि हम बड़े लोगों को, दलाल लोगों को कैसा फायदा पहुंचाएं। हमारे गरीब जनता और गरीब परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। इस योजना में ये असफल है। एक मुद्दा अभी निकल कर सामने आया है बिहार में। हालांकि कांग्रेस को पूरा भरोसा था कि जब ये वोट चोरी वाली बातें सामने आएंगी और जब जनता के सामने सब कुछ रखा जाएगा तो परिणाम जो है बहुत ही विपरीत आएगा। और यहाँ तक कि राष्ट्रीय कांग्रेस ने ये घोषणा की थी कि बिहार में वो पूर्ण बहुमत से जीत दर्ज करेगी। लेकिन बिहार के जो अभी परिणाम निकल कर सामने आए वो बिल्कुल ही विपरीत है। जनता ने जो वोट दिया, जनता ने जो चुना, वापस वहाँ पे भाजपा वापस आ चुकी है। इसके बारे में क्या कहेंगे कि आखिर क्यों कांग्रेस को बिहार में हार एक बार फिर झेलनी पड़ी? निश्चित तौर पे वहाँ कहीं न कहीं चूक हुआ है कांग्रेस से और अलायंस पार्टियों से। केवल कांग्रेस से अकेला नहीं लड़ा था, वहाँ अलायंस से लड़ा था। तो अलायंस में कहीं न कहीं चूक हुआ है और निश्चित तौर पे जो उम्मीद में हमारे कांग्रेस ने वहाँ मेहनत किया था, उस मेहनत का लाभ वहाँ नहीं मिला। लेकिन आने वाला समय में हमारे देश में राहुल गांधी जी बहुत योजना के साथ ऊपर बढ़ रहे हैं, चाहे जनगणना का मामला है, वोट चोर गद्दी छोड़ के मामला है, किसी भी अन्य मुद्दा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार आएगी और आने वाला भविष्य में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सुपड़ा साफ हो जाएगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। अंतिम सवाल रहेगा, आपको जो नया कार्यभार मिला है उसके बारे में जनता को थोड़ा बताएंगे और आखिर आपका क्या विजन है, आगे क्या सोचा है इस नए कार्यभार को संभालने के लिए, कैसे आप आगे बढ़ेंगे इसके बारे में? मैं सबसे पहले तो मुझे जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पिछड़ा वर्ग समन्वयक बनाए, इनके लिए मैं आदरणीय खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रियंका गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सचिन पायलट को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश के नेता भूपेश बघेल है, दीपक बैज है, TS सिंहदेव जी है, धनेन्द्र साहू है, जितने वरिष्ठों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस गांव के किसान के जो लड़के हैं जिन्होंने राष्ट्रीय पार्टी ने एक गांव विधायक भी बनाया, विधायक बनाने के बाद मुझे राज्यसभा का भी टिकट दिया और वहां तक आगे बढ़ाया। अभी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया है जिसका बहुत विस्तृत चर्चा है। सबसे ज्यादा कोई है देश में पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लोग पिछड़े हैं, इनको हम किस ढंग से आगे बढ़ें। हमें हर प्रांत की दौरा करना है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से लेकर जितने भी हमारे देश में प्रांत हैं वहां जाके हमको दौरा करके पिछड़ा वर्ग को किस ढंग से हम आगे बढ़ाएं, हमारे नौजवान जो पिछड़ रहे हैं उनको कैसे रोजगार में लगाएं और जितने भी विभिन्न समस्या है हमारे देश पिछड़ा वर्ग उनको दूर करने के लिए हम लोग विचार विमर्श करेंगे। और चल रहा है बैठक, पिछले समय दिल्ली में 13 तारीख को बैठक हुआ था, उसमें हम पहुंचे थे। 14 तारीख को वोट छोड़ गद्दी छोड़ उसमें हुआ था, वहां भी हम लोगों ने गया था और बढ़िया रिस्पांस मिला। और मैं इन सारे नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, सम्मानित धनेन्द्र साहू जी से लेकर सबको, कि मुझे इस योग्य बनाकर पिछड़ा वर्ग समन्वयक नई दिल्ली के लिए चुना गया। इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम कीमती समय देने के लिए और आगे आपके भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है और आशा करते हैं कि आप इसे बखूबी निभाएंगे। और छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ के एक किसान के नेता, किसान के बेटे जो हैं वो इतने बड़े स्तर पर जाके आज बैठे हैं। अगली बार फिर एक शख्सियत के साथ फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक जी धन्यवाद।